हेलो, डस्ट ऑफ स्नो की एमसीक्यू सीरीज़ का ये सेकेंड ट्यूटोरियल है। फर्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोगों ने जो सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है उसमें जो क्वेश्चन दिए गए थे उसको हमने लिया था, और 2021-22 का सैम्पल पेपर का भी एक क्वेश्चन हमने लिया था। एक क्वेश्चन छूट गया था उस कलेक्शन में, वो हम इस ट्यूटोरियल में ले लेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ अलग से क्वेश्चंस लेंगे, कुछ बहुत ईजी से और कुछ थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग होंगे। और पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है पेपर में सीबीएसई, लेकिन अगर आपने पोएम को अच्छे ढंग से समझा है, उसके थीम को, उसके सेंट्रल आइडिया को, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी पोएम का ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप जाके उसे देख सकते हैं, अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। और इस ट्यूटोरियल का जो अगला ट्यूटोरियल होगा उसमें हमने इसी पोएम के पोएटिक डिवाइसेस पर एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं। पोएटिक डिवाइसेस को थोड़ा सा समझा भी दिया है मैंने उस ट्यूटोरियल में, और बाकी कुछ अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस पोएम के ट्यूटोरियल को आप देखिए, जो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ टुगेदर विद द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। तो इस ट्यूटोरियल में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, मीनिंग देख लीजिए। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट होता है विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, और रूड मतलब पश्चाताप, रिग्रेट। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि तो ये है वो क्वेश्चन जो रह गया था 2021-22 के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई ने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं करने के लिए। इनका सब का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, आप जाकर वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि जब पोएट की फीलिंग्स एंड ऑफ द डे कैसे, मतलब एंड ऑफ द डे का मतलब होता है कि जब उसके साथ वो इंसिडेंट स्नो फॉलिंग वाला हो जाता है, तो हाउ डज द पोएट फील। तो डिसअपॉइंटेड, नो, डिसअपॉइंटेड तो पहले होता है। कंटेंटेड मतलब फीलिंग हैप्पी, प्लेजर, सेटिस्फाइड, तो हाँ ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी वो एम्बिशस और रिग्रेटफुल और डिसअपॉइंटेड, ये इस पर बिल्कुल भी सूट नहीं करते आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे आपको इकट्ठा 4 क्वेश्चन दे दिए हैं जो इजी हैं, इसलिए मैंने इकट्ठा दे दिए। अब आप इनके आंसर बना लीजिए क्या हो सकते हैं। कि व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, पोएट के लिए क्या चीज़ सेव हुई थी। भाई देखिए, पोएट के लिए सम पार्ट ऑफ द डे, ओके, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है पोएम में सम पार्ट ऑफ द डे। इसके बाद हु सूक डाउन द हेमलॉक ट्री, बहुत छोटा सा आंसर है इसका। द क्रो सूक डाउन द हेमलॉक ट्री। प्रायर टू द स्नो इंसिडेंट, जब वो बर्फ़ गिरती है उसके ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, तो पोएट का मूड कैसा होता है, कोई खुश होता है? नहीं। प्रायर का मतलब होता है पहले। तो पहले तो वो बेचारा डिसअपॉइंटेड था, बहुत ही मेलंकली मूड में था, ग्लूमी, है ना, डिस्परेट, होपलेस। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी हैं उनमें से सिर्फ एक है होपलेस के लिए, वो है ग्लूमी। तो वो स्नो इंसिडेंट के पहले बहुत ही ग्लूमी महसूस कर रहा था, उसका जो मन था बहुत ही डल था। इसके बाद व्हाट डिफाइंस बेस्ट द डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो है, तो इसमें से कौन सा ABCD में से ऑप्शन एकदम सही सटीक बैठता है इसके ऊपर जो दिए गए ऑप्शन। तो इट लुक लाइक डस्ट, इट इज़ टाइनी स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स, फ्लेक्स का मतलब बहुत ही महीन टाइनी पार्टिकल्स, है ना। तो जैसे धूल के कण होते हैं, महीन कण, वो धूल बन जाती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये वाला आंसर एकदम सही है। बाकी नहीं ठीक है, क्योंकि हमें इसमें से बेस्ट चूज करना था। सो बेस्ट, अगर ये ना दिया गया होता तो इट लुक लाइक डस्ट हम ये भी कर सकते थे। तो इसलिए ऑप्शंस को कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और ख़ुद अपने से चर्चा करेंगे, यार ये हो सकता है कि ये हो सकता है। हाँ, फ्लैक्स बहुत महीन टुकड़े होते हैं, टाइनी लिखा भी गया है तो यही होगा, इस टाइप से। इसके बाद आगे भी मैंने 4 क्वेश्चन आपको इकट्ठा दे दिए हैं। सम पार्ट ऑफ द डे वाज सेव्ड फ्रॉम, तो उसका दिन जो बच जाता है वो किस चीज़ के लिए बचता है, किस चीज़ से बच जाता है। फ्रॉम दिया गया है तो मतलब किस चीज़ से बच जाता है। तो देखिए, वो बहुत ही दुखी था और पश्चाताप कर रहा था, रिग्रेटिंग फील कर रहा था, तो वो उससे बच जाता है स्नो इंसिडेंट के बाद। तो वो यहाँ पे फिट करिए आप। सम पार्ट ऑफ द डे वाज सेव्ड फ्रॉम यूटिलाइजिंग, रूइनिंग माने बर्बाद करना, स्नोफॉल, द इनऑस्पिशियस क्रो, तो क्रो से बचता है ऐसा नहीं है, स्नोफॉल से बचता है ऐसा नहीं है। यूटिलाइजिंग का मतलब होता है प्रयोग करना किसी भी चीज़ का, जो दिन उसका बाकी रहेगा उसको प्रयोग करने से बच जाता है, नहीं, बर्बादी से बच जाता है। जो उसका बाकी का जो दिन का हिस्सा था वो बर्बाद होने वाला था, उससे उसका दिन वो बच जाता है, क्योंकि पोएम में साफ साफ लिखा है। देखिए, मैं पोएम पे दोबारा लेके चलता हूँ आपको। देखिए यहाँ लिखा है ना कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट का मतलब आई वॉज फीलिंग रिग्रेट फॉर रेस्ट ऑफ द डे,
कि पूरा दिन अब बर्बाद ही जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, व्हाट टिपिकली चेंजेस द मूड ऑफ द पोएट। पोएट का मूड वास्तव में कैसे चेंज होता है? स्नो की वजह से चेंज होता है वैसे देखा, क्योंकि हमको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। द वे द क्रो सूक द स्नो, या जिस प्रकार से वो जो बर्फ़ होती है हेमलॉक ट्री पर उसको वो हिलाता है और अपनी हलचल करके, तो क्रो के उस मूवमेंट की वजह से उस पेड़ पर जो स्नो गिरती है उसकी वजह से उसका मूड चेंज होता है, या स्नो फ्लेक्स फॉलिंग एज डस्ट, या बर्फ़ के कण जो धूल की तरह से नीचे गिरते हैं उसकी वजह से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बर्फ़ जो है वो डस्ट के रूप में जब उसके ऊपर गिरती है तब जाके उसका मूड चेंज होता है। देखिए अगर पोएम में डीप में जाएंगे तो आप ठीक ठीक महसूस करेंगे कि जब वो अंडर द ट्री वॉक करता हुआ पहुंचता है तो मेलंकलिक मूड में होता है। ट्री भी वहाँ पे होता है ना, बर्फ़ भी वहाँ पे होती है, फिर भी वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता है। वो तब उसका मूड चेंज होता है जब ये स्नो डस्ट की तरह से नीचे गिरनी शुरू होती है, ड्यू टू द एक्टिविटीज़ एंड मूवमेंट ऑफ द क्रो। चाहे वो उड़ के आया हो, चाहे बैठा हुआ अचानक हरकत में आ गया हो, है ना, या उड़ के निकलना जा रहा हो, कुछ भी हो, या अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हो ठंड के मारे, कुछ भी हो, तो ये इसका आंसर बेस्ट है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द स्नो फॉलिंग। अब स्नो गिरी, स्नो डस्ट के रूप में गिरी, तो क्या होता है, क्या उसका असर पड़ता है? तो पोएट बहुत ही सरप्राइज फील करता है, अरे ये क्या हुआ। नहीं, पोएम जो हमने पढ़ी है हमको उसी के कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना है। द पोएट्स मूड चेंजेस, पोएट का मूड चेंज होता है, ये पोएम में दिया गया है इसलिए आंसर माना जाएगा। द पोएट वॉक, लेकिन फिर भी हमें सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। द पोएट वॉक्स अवे टू एस्केप, जब स्नो गिर रही होती है तो उसे भागने की कोशिश, मतलब उसे बचने के लिए वहाँ से चला जाता है, ऐसा नहीं है। द पोएट फील्स डिप्रेस्ड, स्नो फॉल होने के बाद वो बहुत ही डिप्रेस्ड महसूस करता है। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है, उसका मूड चेंज होता है। ही फील्स हैप्पी। वॉट इज़ द चेंज दैट पोएट टॉक्स अबाउट इन द पोएम। तो हम यहाँ पे कई बार चेंज की बात कर रहे हैं, अब पोएम में भी दिया गया है कि चेंज ऑफ मूड, तो वो चेंज, किस चेंज के बारे में बातचीत हो रही है? द शेकिंग ऑफ स्नो बाय द क्रो, क्या स्नो होती है, हेमलॉक ट्री होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, तो क्या वो जो कौवा अपनी हरकतों से जो स्नो को हिला देता है, गिराता है, क्या उसकी चेंज की बात हो रही है? या दूसरा है द रू इज़ ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, या वो इस चेंज की बात कर रहा है कि अब जो बाकी जो दिन बचा है उसके लिए मुझे रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्या इस चेंज की बात करता है? बोथ ए एंड बी, क्या दोनों ए एंड बी आंसर हो सकते हैं, या नन ऑफ द अबव? अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है, तो यहाँ पर वो इसकी बात कर रहा है कि चेंज ये आया हुआ है कि नाउ आई एम फीलिंग हैप्पी, सो रेस्ट ऑफ द डे मुझे रू करने की ज़रूरत नहीं है, रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना रिग्रेटिंग मुझे होना था उतना मैं हो चुका हूँ। तो ये आंसर है। इसके बाद हम लेते हैं एक, इसमें जो दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इन द पोएम रिप्रेजेंट सॉरो। तो देखिए इसमें जो नेचुरल एलिमेंट्स इस पोएम में यूज हुए हैं उसमें दो जो हेमलॉक ट्री हैं और क्रो हैं, दे रिप्रेजेंट समथिंग, दे आर द सिंबल ऑफ समथिंग। तो सॉरो डस्ट है, नो। स्नो है, नो। स्नो की वजह से ही तो, उसके गिरने की वजह से ही तो वो खुश होता है। हेमलॉक ट्री है, नो। हार्ट की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर जो सॉरो है वो ये क्रो एंड हेमलॉक ट्री ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 and 4, तो आंसर हो जाएगा 1 and 4। इसके बाद अगला है कि जैसे आपने सॉरो वाला क्वेश्चन देखा था वैसे जॉय को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए हेमलॉक ट्री, मतलब ये क्रो और हेमलॉक ट्री तो पहले ही गायब हो गए, ठीक है। हार्ट में चेंज देखने को मिलता है तो वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, जो जॉय फील होता है उसको, लेकिन किस की वजह से होता है? तो वो स्नो की वजह से है या डस्ट की वजह से है? तो इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो देखिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया ना, डस्ट की वजह से, स्नो की वजह से। तो अब हमें ऑप्शन देखने चाहिए। तो इसमें लिखा है ओनली ऑप्शन 3, मतलब ये स्नो, ऑप्शन 2 and 3। तो जब हमें ये ऑप्शन मिल गया 3 का, इसके अलावा 2 and 3 का भी ऑप्शन दिया गया, तो देखिए डस्ट की वजह से नहीं होता, स्नो जो है वो रिप्रेजेंट करती है जॉय को, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पोएम रिफ्लेक्ट द सेम इमोशंस, मतलब इसमें रिमोर्स मतलब पश्चाताप की बात हो रही है, रिग्रेट की बात हो रही है, यहाँ पे दिया भी गया है। तो इन इमोशंस को कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट करता है पोएम में? वो है रूड, आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पोएम डस्ट ऑफ स्नो कन्वेज द मैसेज। हाँ, अब चूँकि मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बना सकता हूँ कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है पता नहीं, किस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बना दे। इसके लिए पोएम की अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो पोएम एक ये मैसेज देती है, वो ये मैसेज ये देती है कि हमारी ज़िंदगी में होने वाली छोटी छोटी घटनाएं भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती हैं। इवन जिसको हम बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें खुशी का कारण बनती हैं। दे इल्यूमिनेट आवर सोल, दे मोटिवेट अस, मतलब जिनसे और अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होती हैं, है ना, क्योंकि बर्फ़ वही होती है और विंटर या जो भी मौसम उस तरह का होता है, लेकिन वो बहुत ही डिजेक्टेड महसूस कर रहा होता है, लेकिन अचानक उन्हीं नेचुरल एलिमेंट्स में तो हरकत होती है और वो चेंज देखने को मिलता है। तो अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स की भी तरफ भी लेके जाता है नेचुरल हैपनिंग, नेचर के हीलिंग टच की भी बात होती है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, तो आप रेडी रहिए कि किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, क्या मैसेज दिया जाएगा। यहाँ मैंने जो ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर, तो इवन स्मॉल थिंग्स कॉज ग्रेट चेंजेस इन लाइफ, तो ये इसका आंसर है कि छोटी छोटी चीज़ें भी जीवन में बहुत ज़्यादा फ़र्क ला देती हैं, है ना। दे इंस्पायर अस, दे मोटिवेट अस, दे मेक अस फील हैप्पी, दे मेक अस फील चीयरफुल, है ना, दे एलिमिनेट आवर सोल। तो इस तरह से हो सकता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज। हाँ, ये क्वेश्चन लिया है हमने क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने डिफरेंट बुक्स को भी देखा और किस पर क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो देखने को मिले नहीं, और फिर भी कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ लेके आया हूँ। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, तो वो उसमें जो पोएम में जो आखिरी लाइन है उनमें सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, तो वो क्या यहाँ पे कहना चाहता है इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है कि वो ये कहना चाहता है कि अब वो आराम करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। टू डू सम इम्पॉर्टेंट वर्क, कि जो दिन बच गया है वो स्नोफ्लैक के गिरने की वजह से, तो वो ये कहना चाहता है सेम सम पार्ट ऑफ द डे फॉर व्हाट, फॉर इम्पॉर्टेंट वर्क। ऐसा भी पोएम में लिखा नहीं है। ही वुड नॉट रू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे इन रिपेंटिंग मतलब पश्चाताप करना। तो एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे का मतलब ये हो गया कि अब मेरा जो दिन है वो बच गया है, तो उस दिन में मुझे अब शोक करने की ज़रूरत, पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है। मन मेरा खिल गया है, अब मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। ये चीज़ वो कहना चाहता है, सेम सम पार्ट ऑफ द डे, दैट इज़ नाउ आई फील हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग डे। तो ये ठीक है। और ये तो बिल्कुल भी एकदम थोड़ा सा, इसे हिंदी में कहते हैं हास्यास्पद, रिडिकुलस, कि इंजॉइंग डस्ट ऑफ स्नो फॉर सम मोर टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोएट रियलाइज व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। तो जब वो बर्फ़ उसके ऊपर गिरती है तो उसे कैसा महसूस होता है। तो ही जस्ट वेस्टेड हिज टाइम इन रोइंग, क्या उसे ये महसूस होता है कि यार अभी तक मैंने बेवजह समय दुखी मन करके बिताया। स्नोफॉल होने के बाद उसे महसूस होता है, तो हाँ होता है। हिज सम पार्ट ऑफ द डे इज सेव दैट ही वुड स्पेंड विथ पॉजिटिव आउटलुक, और वो ये भी महसूस करता है कि मतलब दोनों चीज़ें उसको साथ साथ महसूस होती है कि बेवजह मैं सौरो मूड में था, बाकी जो दिन अब बच गया है अब वो अच्छा से बीतेगा। दोनों फीलिंग उसके मन में आती है। दिस इज़ द चेंज ऑफ मूड फ्रॉम सौरो टू चेयरफुलनेस। तो इसलिए ये दोनों सही हैं। तो मैं इसे यहाँ पे ABC वगैरह लिखा नहीं गया है तो मिस्टेक्स रह जाती हैं, तो दिस इज़ द आंसर, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट सेव्ड द पोएट्स डे। पोएट का दिन कैसे, कौन चीज़ पोएट का दिन बचाती है। पोएट का दिन बचाने का मतलब उसे महसूस कराती है कि जो रेस्ट ऑफ द डे है वो ठीक से जाएगा। तो हेमलॉक ट्री नो, हार्ट ऑफ द पोएट नो, क्रो नो, फॉलिंग ऑफ स्नो वो इंसिडेंट, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो पोर्ट्रेज द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री। तो क्रो को और हेमलॉक ट्री को जो पोएम है वो एक पॉजिटिव आउटकम के साथ दिखाती है, क्योंकि दोनों मिलकर, स्पेशली द क्रो, ठीक है ना, वो उसकी हरकत की वजह से, चूँकि बर्फ़ हेमलॉक ट्री पर होती है, और दोनों जो नेगेटिव फीलिंग्स ह्यूमन बींग्स उनको इनऑस्पिशियस मानते हैं, उसके बावजूद भी उनको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलता है, क्योंकि वो दोनों सारी चीज़ें मिलकर पोएट को एक खुशी प्रदान करती हैं। तो किस चीज़ पे एक अटैक करता है, चैलेंज करता है, परसेप्शन और नज़रिया। तो जो मानव का जो नज़रिया है वो किस प्रकार के नज़रिए को यहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ट्रेडिशन से थोड़ा अलग है, मतलब गोइंग अगेंस्ट द ह्यूमन बिलीव्स अबाउट क्रोज एंड हेमलॉक ट्रीज एंड एट्सेट्रा। ये अपशकुन होते हैं। तो सुपरस्टिशन पे बिल्कुल, अंधविश्वास पे, ऑर्थोडॉक्सी पे भी कुठाराघात है, और कुछ एनिमल्स एंड थिंग्स के बारे में जो नेगेटिविटी हमारे मन में रहती है, तीनों को यहाँ पे वो एड्रेस कर रहा है इस पोएम के माध्यम से, ठीक है।
तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज़ द बेस्ट आंसर। तो इस पोएम में तो बस इतना ही था। और एक हल्का फुल्का एक एग्जाम्पल है आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराने के लिए, बाकी पता नहीं क्या पूछा जा सकता है, आप रेडी रहिएगा उसके लिए। और अगला जो ट्यूटोरियल है इसका वो है जो पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में यूज हुए हैं उन पर है। वो भी MCQ की सीरीज़ में। बाकी तो मैंने ट्यूटोरियल में पोएटिक डिवाइसेस एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो दिस ट्यूटोरियल एंड्स हियर, बाय बाय।